संगीतकारों ने संगीत बजाना शुरू किया, जो समारोह के प्रारंभ का संकेत था। सम्राट और महारानी अंदर गए। उनके पीछे मंदिर के प्रधान पुरोहित गैब्रियल नॉक्स भी गए। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि वहां इतने सारे खूबसूरत लोग मौजूद हैं कि दुल्हन शायद किसी का ध्यान ही न खींच पाए। वे सोच रहे थे कि अब वह क्या करेगी। सभी मेहमान अपनी अपनी निर्धारित सीटों पर बैठ गए। नौकर ने कार्लाइल और आशा के आने की सूचना दी। मेहमान आशा की ओर मुड़े और इस बर्बर महिला के मजाक और अपमान की उम्मीद करने लगे। लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि वे एक बर्बर महिला की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल अलग ही इंसान थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बर्बर राजकुमारी है। लोग उसके गले में लटके हार के बारे में कानाफूसी करने लगे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये दिवंगत महारानी का हार है। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि ड्यूक ने आशा को ऐसा हार दिया। सिसिलिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चुप रही, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रधान पुजारी ने उपस्थित सभी लोगों से अपनी अपनी सीटों पर बैठने को कहा। फिर वह आशा और कार्लाइल की ओर मुड़ा। उसने उनसे निष्ठा की शपथ लेने को कहा। जब प्रधान पुजारी अपना भाषण दे रहे थे, आशा को लगा कि ये भाषण कभी खत्म नहीं होंगे। अंत में प्रधान पुजारी ने अपना भाषण समाप्त किया और उनसे अंगूठियों का आदान प्रदान करने को कहा। अंगूठियां देखने में कीमती थीं और उनमें मनमोहक चमक थी। कार्लाइल ने आशा की उंगली में अंगूठी पहना दी। कार्लाइल ने धीरे से आशा से कहा कि जब वह अंगूठी बेचे तो उसे नीलामी में जरूर रखना। किसी जौहरी को बेचने से ज्यादा मुनाफा नीलामी में ही मिलेगा। आशा ने अंगूठी को देखा। उसे ड्यूक के शब्द याद आ गए और उसने भविष्य में ठीक वैसा ही करने का इरादा किया, क्योंकि इससे उसे वेश्यावृत्ति के लिए अधिक धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेहमानों को देखकर कार्लाइल ने सोचा कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि आशा के लिए इस अंगूठी का वास्तव में क्या महत्व है। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी का स्वभाव अनोखा और दिलचस्प है। प्रधान पुजारी ने उन्हें इस विचार से बाहर निकाला और उनसे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। आशा ने हस्ताक्षर कर दिए। कार्लाइल के हस्ताक्षर करने के बाद मुख्य पुरोहित ने मुहर लगवाने के लिए प्रमाण पत्र सम्राट को दिखाया। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य पुरोहित ने उनके विवाह की वैधता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब कोई भी इस विवाह को नकार नहीं सकता। प्रधान पुजारी ने कहा कि आशा और कार्लाइल को सम्मान और प्रेम पर आधारित अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। सम्राट और महारानी के उदास चेहरों को देखकर कार्लाइल ने एक बार फिर सोचा कि उसने आशा के प्रस्ताव को बिल्कुल सही तरीके से स्वीकार किया था। प्रधान पुजारी ने उनकी प्रतिज्ञा को चुंबन से पक्का करने के लिए कहा। आशा इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और वह इसके लिए तैयार थी। कार्लाइल ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया कि वह जल्द से जल्द इस सब को खत्म करके घर लौटना चाहती है, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने उसे अपनी ओर खींचा और चुंबन किया। चुंबन देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। कार्लाइल ने आशा की ओर शरारती निगाहों से देखा और चुंबन को और गहरा कर दिया। आशा को ये पसंद नहीं आया और उसने उसकी जीभ काट ली, जिससे उसे चुंबन तोड़ना पड़ा। उसने धीरे से उसे संयम बरतने की याद दिलाई। कार्लाइल ने कंधे उचकाते हुए कहा कि ऐसे मजे के बिना तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। प्रधान पुजारी ने कुछ असहमति के भाव से चुपचाप उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि संत लोबाटो ऊपर से उन पर नजर रख रहे हैं और उन्हें अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। कार्लाइल ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़े के जुनून को तो एक संत भी समझ सकता है। समारोह के बाद आशा ने कहीं और जाकर कपड़े बदले और डेकर से कहा कि उसे कुछ समय यहीं रुकना होगा, लेकिन परवेज में कुछ जरूरी सामान पहुंचाना था। साथ ही कार्लाइल के लिए परवेज में तैयारी करने की जगह भी चाहिए थी। आशा के लोग सबसे पहले परवेज लौट आए और सोचने लगे कि बाकी निवासियों को आशा की अनुपस्थिति के बारे में कैसे समझाया जाए। इन्हीं विचारों के साथ वे परवेज में दाखिल हुए। डेकर अपने घोड़े से उतर गया। उनके पीछे कार्लाइल द्वारा नियुक्त किए गए शूरवीर शहर में दाखिल हुए। परवेज के एक निवासी ने घबराकर पूछा कि ये शूरवीर कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। डेकर हिचकिचाया। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसे इस सवाल का जवाब पता है। शूरवीर रुक गए। डेकर ने आशा की स्थिति के बारे में निवासियों को ईमानदारी से सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन हस्तक्षेप न करने और इस संदिग्ध समझौते को न रोकने के लिए उसकी निंदा की गई, क्योंकि ऐसे खेल आशा को नुकसान पहुंचा सकते थे और निवासी आशा को लेकर बहुत चिंतित थे। डेकर ने समझाने की कोशिश की कि यह सब उनके हितों के टकराव के कारण हुआ,
लेकिन निवासी इस बात से नाराज थे कि योद्धाओं ने रसद लाने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय वे युवराज को घसीटकर ले जा रहे थे। डेकर ने गहरी सांस ली। उनकी बातों में कुछ सच्चाई थी। डेकर के साथ आए योद्धाओं में से एक ने बताया कि वह आशा को लेकर भी चिंतित था, क्योंकि परवेज के रास्ते में उन पर कई बार हमले हुए थे। योद्धाओं ने इस बात पर चर्चा की कि ड्यूक ने उनके साथ शूरवीर क्यों तैनात किए थे और सुझाव दिया कि इसका कारण ये था कि ड्यूक को उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक डेकर के पास से कुछ तेजी से गुजरा। वह कोई खतरनाक और नुकीली चीज थी। डेकर ने चिल्लाकर कहा कि यह हमला है और सबको अपने हथियार उठाने का आदेश दिया। शूरवीर तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। डेकर और योद्धा हमलावरों को भागते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। योद्धा समझ गए कि ड्यूक ने शूरवीरों को अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। डेकर को एहसास हुआ कि आशा अब दोहरी मुसीबत में फंसी हुई है, क्योंकि वह शाही परिवार की सदस्य है और हर मोड़ पर उसके लिए खतरे मंडरा रहे हैं। ये जानकर योद्धा दुखी हो गए। वे आशा को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन डेकर ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की और उनसे आशा रखने को कहा कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आशा ने कहा था। उसने उनसे कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया, क्योंकि आशा और कार्लाइल के आने में अभी लगभग 1 महीना बाकी था और उनके रहने की जगह अभी तैयार नहीं थी। इससे प्रेरित होकर जब योद्धा तितर बितर होने लगे, तो डेकर को स्वयं अपने शब्दों पर संदेह होने लगा। उसे चिंता होने लगी कि आशा सचमुच खतरे में हो सकती है। कुछ दिनों बाद कार्लाइल महल में सम्राट और महारानी से मिलने गया। मैथियास भी वहां मौजूद था। वे कुछ देर से बातें कर रहे थे। तभी कार्लाइल ने अचानक मैथियास से पूछा कि क्या उसके पास कोई सवाल है, क्योंकि अब उसे साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से की रक्षा स्वयं करनी थी। ये सुनकर मैथियास स्तब्ध रह गया। उसने साम्राज्य के दक्षिणी भाग की रक्षा करने की योजना नहीं बनाई थी। कार्लाइल ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा कि चूंकि अब वो युवराज है, इसलिए उसे कार्लाइल के पूर्व कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि युवराज के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपना सारा समय युद्ध क्षेत्र में ही बिताया था। कार्लाइल ने आगे कहा कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको बस साल में 2-3 बार प्रकट होने वाले राक्षसों को मारना है और छोटे मोटे संघर्षों से निपटना है। ये सुनकर मैथियास बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसने कभी ठीक से तलवार पकड़ी भी नहीं थी। कार्लाइल उनके चेहरे देखकर खुश हुआ। वे हालात को समझने लगे थे। अब उन्हें खुद ही लड़ना होगा और वे कार्लाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह परवास जा रहा था। सम्राट ने विषय बदलने की कोशिश की और कार्लाइल द्वारा मांगे गए धन के बारे में बात करने लगे। कार्लाइल ने पूछा कि क्या सम्राट दहेज और परवास जाने के लिए पैसे की बात कर रहे हैं। सम्राट ने शर्मिंदा होकर पुष्टि की कि वो बिल्कुल यही कह रहा था। सम्राट ने कहा कि दहेज के मामले में ईश्वर उसके साथ है, लेकिन क्या कार्लाइल को यकीन था कि वह परवास को 50 मिलियन वरान देना चाहता था। मैथियास ने सम्राट का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ परवास को 1 मिलियन वेरोना के लिए आभारी होना चाहिए। कार्लाइल हंस पड़ा और मैथियास को सलाह दी कि वह ऐसी बातें अन्य स्थानों पर न कहे। जब मैथियास ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो कार्लाइल ने जवाब दिया कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मैथियास ने कभी युद्ध नहीं देखा था। कार्लाइल ने कहा कि लूर जनजाति पर परवास की विजय में 28 वर्ष लगे थे और उस दौरान परवास के क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो गए थे। उन्होंने समझाया कि अगर मैथियास को लगता है कि इतनी क्षति की भरपाई के लिए 50 मिलियन वेरोना बहुत अधिक हैं, तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब कार्लाइल ने सम्राट से उसे सही मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया, क्योंकि अब उसे कार्लाइल का सारा काम करना था, तो मैथियास ने घबराकर अपनी बात को और आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन वह बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था और कार्लाइल खड़ा हो गया। सभी को शुभकामनाएं देने के बाद वह चला गया। जब कार्लाइल आशा के पास लौटा, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैथियास सैन्य जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता था। कार्लाइल को ये सब मजेदार लगा। उसने आशा को मार्शल लॉ और युवराज के कर्तव्यों के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी हैं, और हर गलती के लिए युवराज जिम्मेदार होते हैं, और यह बात मैथियास को बिल्कुल समझ नहीं आई। आशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें एहसास हुआ कि कार्लाइल को सैन्य मामलों में घसीटकर शाही परिवार के सदस्य के रूप में उनके दर्जे से वंचित करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वास्तव में सम्राट को स्वयं युद्ध में जाना चाहिए था। कार्लाइल ने बस मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह उनके साहस और कौशल की प्रशंसा करती हैं।
आशा ने इस बात पर हल्की प्रशंसा व्यक्त की कि वह बच गए और इस मुश्किल से बाहर आ गए, लेकिन उसने इसे इतने संयमित और अस्पष्ट ढंग से व्यक्त किया कि कार्लाइल समझ नहीं पाया कि यह प्रशंसा थी या अभिशाप। हालांकि उसने कहा कि यह प्रशंसा ही थी। कार्लाइल ने सोचा कि अगर कोई और होता तो वह उसे चापलूसी समझता, लेकिन उसने उसकी बातों पर विश्वास किया। उसने जो कहा वही उसका मतलब था। नाइट रैपल्ट, जो वहां मौजूद था, ने कहा कि ड्यूक को आशा को और अधिक बताना चाहिए ताकि वे एक साझा लक्ष्य प्राप्त कर सकें। कार्लाइल ने उनकी बातों पर गौर किया, लेकिन फिर उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा कि क्या आशा रैपल्ट को ठीक से जान पाई है, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। कार्लाइल ने रैपल्ट को अपना गुरु बताकर परिचय कराया और कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि रैपल्ट ने आशा से उनकी शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रैपल्ट ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी क्योंकि कार्लाइल महारानी के जाल में फंस गए थे और रैपल्ट की अनुपस्थिति में उनसे उनका खिताब छीन लिया गया था। उन्होंने आशा की ओर मुड़कर पूछा कि वो महामहिम कार्लाइल के बारे में कितना जानती हैं। उन्होंने आशा की ओर देखते हुए उसके उत्तर की प्रतीक्षा की। आशा ने कहा कि वह जानती थी कि वह जन्म से ही युवराज और साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। रैपल्ट ने सिर हिलाकर कहा कि कार्लाइल को युद्ध और विजय के देवता अग्विरेस का आशीर्वाद प्राप्त था और वह मार्शल आर्ट के सभी रूपों में प्रतिभावान था। आशा ने पूछा कि क्या ये सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद था। रैपल्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्वयं भविष्यवक्ता मंदिर में अवतरित हुए थे। रैपल्ट क्रोधित थे क्योंकि कार्लाइल ने इतने लंबे समय तक युद्धों में भाग लेकर साम्राज्य में शांति बनाए रखी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सब के बाद भी उन्हें उत्तराधिकारी के पद से वंचित करने की हिम्मत कैसे हुई। उन्हें महारानी के ये दुर्भावनापूर्ण तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसके लिए यह एक अकल्पनीय स्थिति थी। कार्लाइल ने उसे शांत होने के लिए कहा, क्योंकि वे निश्चित रूप से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। रैपल्ट ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन कहा कि उन्हें रखेल के बारे में कार्लाइल पर लगे झूठे आरोपों को दूर करने की कोशिश करनी होगी, और आशा ये जानकर हैरान रह गई कि यह एक झूठा आरोप था। जब रैपल्ट ने कहा कि आशा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसने पूछा कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है। रैपल्ट ने समझाया कि महारानी और उनका पुत्र कार्लाइल को हर कदम पर बाधा डालेंगे और मार्ग्रेव को उनकी रक्षा करनी होगी। आशा ने उत्साहपूर्वक ये बात सुनी और माना कि उसे ड्यूक की दिन रात रक्षा करनी है। कार्लाइल ने उसे सुधारते हुए कहा कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, जिसका अर्थ ये था कि पत्नी होने के नाते उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। रैपल्ट ने उसे समझाया कि शाही परिवार में प्रतिष्ठा और कर्तव्य का महत्व होता है, इसीलिए उसकी शादी की बेतुकी विनती पर पहले किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। रैपल्ट ने आगे कहा कि प्रवास उसके लिए अपनी शक्ति बढ़ाने और महारानी की नज़रों से दूर रहने का अवसर है। उसे विश्वास था कि महारानी अलग अलग तरीके आजमाएंगी, आशा को तलाक के लिए राजी करने की कोशिश करेगी या कुछ और खतरनाक कदम उठाएंगी। आशा ने सोचा, खतरनाक घटनाओं का जिक्र ही बहुत कुछ कह रहा था। उसने कार्लाइल से पूछा कि क्या वह प्रवास में रहते हुए विद्रोह शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन वह बस हंस पड़ा और कहा कि उसने इस बारे में सोचा तो था, पर ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। कार्लाइल ने समझाया कि उसकी योजना केवल अपना समर्थन बढ़ाने की थी, क्योंकि महारानी पहले ही काफी शक्ति खो चुकी थीं। रैपल्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें जनमत को इस तरह से प्रभावित करना होगा कि सम्राट कार्लाइल की उपाधि बहाल करने के लिए विवश हो जाए। आशा ने सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, कार्लाइल के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और न ही उसकी ढाल बनना चाहिए, और समय आने पर तलाक ले लेना चाहिए। कार्लाइल ने कहा कि यह बात सही है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जीवित रहना है। आशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके बारे में चिंतित होगा। कार्लाइल मुस्कुराया और समझाया कि यही एकमात्र तरीका है जिससे भविष्य सबके लिए अच्छा हो सकता है। आशा ने उससे कहा कि प्रवास जाने से पहले कार्लाइल के लिए यहाँ सब कुछ तैयार कर लेना बेहतर होगा, और उसने मजाक में कहा कि उसे एक साधारण सुई देने में भी उसे अफसोस हो रहा है। आशा ने उसे आश्वस्त किया कि यह अफसोस की बात नहीं है, प्रवास में कुछ भी नहीं है। उसने समझाया कि अगर उन्हें कुछ मिल भी गया तो उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होगी, लेकिन कार्लाइल ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि उसने वास्तव में वह सब कुछ लिख लिया है जो ले जाना आवश्यक है। उसने मजाक में कहा कि अगर बाद में उसे कुछ पसंद नहीं आया तो वह उसे फेंक देगा और आशा उसे अपने पास रख सकती है। यह एक मजाक था, लेकिन आशा ने इसे गंभीरता से लिया और इसके लिए उसे धन्यवाद दिया।
यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद वे प्रवास जाने के लिए तैयार थे। आशा उनके साथ ले जाने वाले सामान की मात्रा देखकर बहुत प्रभावित हुई। सामान के ढेर के सामने आशा के साथ खड़े कार्लाइल ने उससे पूछा कि क्या उसे सब कुछ पसंद आया। आशा ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसे इतने अधिक सामान की उम्मीद नहीं थी, और कार्लाइल हंसते हुए बोला कि सम्राट को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और वे हैरान थे। आशा ने अनाज पर हाथ फेरते हुए सोचा कि इसका थोड़ा सा हिस्सा भी प्रवास को बहुत समृद्ध बना सकता है। वह मुस्कुराई, उसे विश्वास था कि उसने सही फैसला लिया है और अब प्रवास गरीबी से छुटकारा पा सकती है। कार्लाइल ने उसे फोन किया और कहा कि अब उनके जाने का समय हो गया है। वे गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ी चल पड़ी, लेकिन जल्द ही एक बस्ती के पास रुक गई। बस्ती के निवासियों ने कार्लाइल का खुशी से स्वागत किया, जो उनसे मिलने बाहर आए थे। उन्होंने भी बदले में वैसा ही सौहार्द दिखाया और उनसे मिलकर प्रसन्न हुए। उसने बच्चों को खुश करने के लिए मुट्ठी भर मिठाई फेंकी। आशा गाड़ी में बैठी थी और निवासियों की प्रतिक्रिया देखकर हैरान थी। उसने सोचा कि जाहिर तौर पर वह पहले ही युवराज के रूप में अपनी कुशलता साबित कर चुका था। उसने कहा कि कार्लाइल अपने प्रजाजनों से प्रेम करता प्रतीत होता है। लियोनेल ने उससे पूछा कि क्या वह व्यंग्य कर रही है, तो उसने उत्तर दिया कि वो केवल आधा ही व्यंग्य कर रही है। लियोनेल ने शांत भाव से समझाया कि यह भी रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि उपाधि पुनः प्राप्त करने और भविष्य में सम्राट बनने के लिए जनता का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आशा को कार्लिन के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आशा को लगा कि वो बेहद चालाक है। अंत में कार्लिन ने लोगों को अलविदा कहा। वह थके हारे गाड़ी में बैठा और लियोनेल ने उसकी प्रशंसा की। कार्लाइल ने लियोनेल से पूछा कि अगला शो कहाँ करना चाहिए, और लियोनेल ने कहा कि 2 दिन बाद इरविंदम में। आशा की ओर देखते हुए कार्लाइल ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। आशा ने कहा कि वह और जो लोग उसके आने से खुश थे, उनके बीच बहुत अंतर था। कार्लाइल ने जवाब दिया कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि जैसे जैसे वह दूर जाता, लोग और खुश होते जाते, और इसी वजह से वह एक तरह से भगवान बन गया था। आशा को लगा कि वो मूर्खों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नाटक कर रहा है। उसने ये भी सोचा कि यद्यपि यह प्रदर्शन धोखे जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में ये दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। आशा ने निर्णय लिया कि यहाँ उसकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है, और उसने सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दिया। अंधेरा होने लगा था और उन्होंने रुकने और डेरा डालने का निर्णय लिया। वरिष्ठ शूरवीर ने लकड़ियां इकट्ठा करने, तंबू लगाने और पहरेदार तैनात करने के आदेश देने शुरू किए। थोड़ी देर बाद एक नौकर ने आशा और कार्लाइल की गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसने खुशी से बताया कि शिविर लग चुका है और उनके लिए तंबू तैयार है। आशा ने उसे रुकने को कहा। उसके कुछ सवाल थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां केवल एक ही तंबू होगा, और नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। आशा कहना चाहती थी कि वह अलग रहने जा रही है, लेकिन कार्लाइल की संदेह भरी मुस्कान देखकर वह चुप हो गई। कार्लाइल ने नौकर को उठाया और जाने दिया। आशा ने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि नौकर उसका सामान भी कार्लाइल के पास ले गया है, तो ड्यूक ने जवाब दिया कि उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह नौकर की बात अच्छी तरह समझ गया है। कार्लाइल ने पूछा कि क्या उसे सचमुच अलग तंबू की जरूरत है, और जब उसने नहीं कहा तो उसे कोई समस्या नहीं दिखी। ड्यूक ने सुझाव दिया कि मामले को जटिल न बनाया जाए और वो उसके तंबू में ऊनी कंबल पर सो जाए। आखिरकार, भले ही सिर्फ कहने के लिए ही सही, वे पति पत्नी थे। आशा को थोड़ी असहजता महसूस हुई, खासकर उन अफवाहों को याद करके, क्योंकि कहा जाता था कि कार्लाइल अक्सर युद्ध के मैदान में भी साथी की तलाश करता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर इससे उसे असहजता नहीं होती, तो सब ठीक रहेगा, खासकर इसलिए कि वे नकली पति पत्नी थे। लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने अचानक कल्पना की कि कैसे उसने कपड़े बदले और तंबू में गई, कैसे वह कार्लाइल के लिए कमीज लेकर आई, और वह वहां अपनी पैंट में खड़ा था, जिससे एक अजीब रोमांटिक माहौल बन गया था। आशा उनसे माफी मांगती है, क्योंकि वह ऐसी चीजों में काफी अनाड़ी है। कार्लाइल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेशक वो उन्हें माफ कर देंगे। आशा अपना सिर हिलाकर इन अजीब विचारों को मन से दूर भगाती है और गाड़ी से उतरकर ऐसी जगह चली जाती है जहां कोई भी इन सब बातों के बारे में न सोचे। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसके बारे में क्यों सोच रही है, क्योंकि वह शर्मिली कुलीन महिला नहीं है। सुंदर दृश्य उसका ध्यान खींचता है और पुरानी यादें ताज़ा कर देता है।
उससे अपने भाई के कमरे में सोने की याद आती है, लेकिन वयस्क होने के बाद उसने कभी किसी पुरुष के साथ कमरा साझा नहीं किया था और शायद यही बात उसे परेशान कर रही थी। उसने रात के आकाश की ओर देखा। उसके मन में एक विचार कौंध गया कि अगर उसके परिवार वाले उसे इस हालत में देख ले तो वे क्या सोचेंगे। बाद में वो कुछ दूरी पर घुटनों के बल बैठ गई और सोचने लगी कि परवेज को तयशुदा शादी के अनुसार पैसा मिल गया है, लेकिन इससे कई जोखिम और खतरे भी जुड़े हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ कालाइल के फैसलों पर निर्भर करता है। आशा ने प्रार्थना की कि परवेज में सब कुछ ठीक हो। उसे याद आया कि उसके पिता ने उस समय उस पर चिल्लाकर कहा था कि अब वो परवेज की स्वामी है और उसे उसकी रक्षा करनी है। ये स्मृति उसे इतनी अचानक और इतनी स्पष्ट रूप से याद आई, मानो ये कल ही घटी हो। वह धीरे से मुस्कुराई। आशा को एहसास हुआ कि उसे कमजोरी के आगे झुककर भगवान से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सौदा उसने खुद किया है और अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसी की है। उसने अपने विचारों को थोड़ा शांत करने के लिए अचानक अपना सिर पास के पानी में डुबो दिया। उसने कुछ पल के लिए ऐसा किया और फिर तुरंत उठ खड़ी हुई। आशा ने अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और खुद को संभाला। थप्पड़ बहुत जोरदार थे और उसके गालों पर लाल निशान रह गए थे। उसे पूरा यकीन हो गया था कि सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। कालाइल पूरे समय छुपकर दूर से उसे देख रहा था। जब उसने अपना सिर पानी में डुबोया तो वह चौंक गया। उसे लगा कि उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह चेहरा धोते देखा है। वो वहां तब पहुंचा जब आशा जा चुकी थी और उसने अपनी हथेली से पानी की सतह को छुआ। वह सोच रहा था कि वह अपने गालों पर इतनी जोर से क्यों मार रहा है, क्योंकि देर आने पर उसके दांत भी टूट सकते थे। पानी को छूते ही उसे और भी गहरा झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह बर्फीला है। कालाइल मुस्कुराया। आखिर आशा एक बहुत ही दिलचस्प लड़की थी। नहाने के बाद वह तंबू में दाखिल हुआ। आशा पहले से ही वहां थी और कालाइल को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आशा सचमुच जमीन पर सोने जा रही है। उसके इस कथन पर आशा ने पूछा, यह नहीं तो कहाँ? कालाइल हंसते हुए बोला कि अगर उसे आराम की परवाह नहीं है तो वह उसे नहीं रोकेगा। वह अपने कपड़ों की ओर चल पड़ा। ड्यूक ने अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू किए। जब उसने कमीज उतारी तो आशा ने एक शूरवीर और कई लड़ाइयों में भाग ले चुके व्यक्ति का स्पष्ट धड़ देखा। कालाइल ने कैजुअली कहा कि पानी ठंडा हो गया है और आशा ने उसके धड़ को देखते हुए कहा कि शरद ऋतु के आगमन के साथ ही यह और भी ठंडा हो जाएगा। उसने आशा की ओर देखा और सोचा कि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि वो कपड़े पहने हैं या नहीं। ये बात उसे हास्यास्पद लगी और उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे उसके पद से पुकारने का फैसला किया। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा कि चाहे वह उसकी पत्नी हो या अस्थायी नौकरानी, उसे उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करनी ही होगी। आशा चौंक गई। वो खड़ी हुई और पहले न सोचने के लिए माफी मांगी। उसने उसके हाथों से कमीज ले ली और अपनी गलती के लिए पहले से ही माफी मांग ली। कालाइल को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी, लेकिन उसने कहा कि अगर वह थोड़ी अनाड़ी भी है तो कोई बात नहीं। उसने उसके कपड़े बदलने में मदद करना शुरू किया और उसे आस्तीन में हाथ डालने को कहा। पल भर में ही वो कपड़े पहन चुका था। आशा पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इससे कार्लाइल असमंजस में पड़ गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियां सचमुच उसके शरीर की बनावट की प्रशंसा कर रही थीं या फिर सिर्फ पुरुषों को ही ये पसंद था। चूंकि उसने लड़कियों के सामने कपड़े नहीं उतारे थे, इसलिए उसे यह पता नहीं था कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। आशा ने ये कहकर उसे उसके विचारों से बाहर निकाला कि उसका काम पूरा हो गया है। आशा ने उससे पूछा कि क्या वह सहज महसूस कर रहा है। ड्यूक ने जवाब दिया कि उन्हें थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन सब ठीक था। ऐसा जवाब सुनकर आशा चिंतित हो गई और उसने पूछा कि क्या हुआ है। लेकिन कालाइल सोने चला गया और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा परेशान थी। उसे लगा कि उसने उसके नौकरों से भी बदतर काम किया है और उसे थोड़ा दुख हुआ कि ड्यूक ने इसे इतनी स्पष्ट रूप से दिखा दिया। वो फर्श पर बिछे ऊनी कंबल पर लेट गई और सोचने लगी कि कुल मिलाकर इससे आगे न बढ़ने वाला रिश्ता बनाए रखना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आशा ने सोचा कि चूंकि वह कई लड़कियों के साथ डेट कर चुका है, इसलिए उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी और अब मोमबत्तियां बुझाने का समय आ गया है। आशा ने मोमबत्तियां बुझा दी। तभी कालाइल ने अचानक पूछा कि क्या उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, क्योंकि कंबल बहुत पतला था। आशा ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे खुले में चादर ओढ़कर सोने की आदत थी और ऐसी चादर उसके लिए विलासिता जैसी थी।
कार्लाइल ने उससे परवेज के बारे में बताने को कहा। वह हैरान हुई और पूछा कि आखिर वह क्या जानना चाहता है। कार्लाइल ने कहा कि उसके लिए सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि वे जल्द ही वहां पहुंचने वाले थे। उदाहरण के लिए, वहां की सर्दियां कितनी कठोर होती हैं। आशा ने कहा कि निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन व्यापारी ने कहा कि वहां इतनी ठंड होती है कि ऐसा लगता है जैसे मिर्च सूख जाएगी। कार्लाइल इस तुलना पर जोर से हंस पड़ा। आशा शांत और मौन थी। उसने सोचा कि शायद वार्ताकार की बातों पर इतनी जोर से हंसना एक प्रकार का उच्च शिष्टाचार था। कार्लाइल के हंसना बंद करने के बाद उसने पूछा कि क्या उसने लुआर जनजाति के सरदार का सिर काट दिया था और उसने इसकी पुष्टि की। जब कार्लाइल ने कहा कि उसमें बहुत ताकत रही होगी, तो आशा ने कहा कि हाँ, थी तो सही, लेकिन वो उसके पिता का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन घटनाओं को याद करते हुए उसने दुख से कहा कि संख्या में अंतर के कारण उसके पिता और भाई युद्ध में मारे गए। उसने बताया कि वही नेता रखमुशा 28 साल तक युद्ध में रहा और केवल यमराज के हार की जादुई शक्ति ने ही उसे जवान बनाए रखा। कार्लाइल ने उत्सुकता से सुना और पूछा कि क्या ये वही हार है जो उसने ट्रॉफी के रूप में भेंट किया था। आशा ने कहा कि हाँ, ये वही हार है और यह पूर्वास की जीत है, जिसे हारना ही था, लेकिन उसके पिता और भाइयों ने उसे बचा लिया। कार्लाइल ने कहा कि अमीर पूर्वास एक असाधारण योद्धा था। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे वहां उसे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि यह ज्ञात था कि जो भी पहले पूर्वास गए थे, वे एक वर्ष भी जीवित रहने से पहले ही आत्महत्या कर लेते थे। आशा ने कहा कि उसके पिता सम्राट की योजनाओं के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें लगा कि यदि उन्हें मरना ही है, तो कम से कम पूर्वास को बचाने का प्रयास तो करना चाहिए। कार्लाइल ने दुख के साथ उसकी बात सुनी जब उसने कहा कि पूर्वास के लोगों ने बहादुरी से उसका अनुसरण किया था, क्योंकि अमीर पहला व्यक्ति था जिसने हार नहीं मानी थी और बर्बरों से लड़ने की तैयारी कर रहा था। कार्लाइल का मानना था कि आमिर एक ऐसा नायक था जो निराशाजनक स्थिति में भी भागा नहीं और उन आम लोगों का स्नेह जीता जिन्हें उसकी सख्त जरूरत थी। कार्लाइल को लगता था कि अगर आमिर पूर्वास इस युद्ध में न मरा होता तो कितना अच्छा होता। उनका मानना था कि वह एक महान योद्धा था जिसने कभी धरती नहीं छोड़ी और अपना पूरा जीवन युद्धों में व्यतीत किया। आशा को देखकर उसने सोचा कि वह भी उन्हीं की तरह पली बड़ी है। उसने सोचा कि शायद वह अपने पिता से भी अधिक असाधारण बन गई है, क्योंकि उसने तो इनाम के लिए सम्राट से भी लड़ाई लड़ी थी। कार्लाइल ने उससे उसके भाइयों के बारे में, उनकी संख्या और उनके स्वभाव के बारे में बताने को कहा। वह उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन वह चुप रही, और फिर उसने देखा कि आशा सो चुकी थी। उसने दोबारा देखा, और हाँ, यह आश्चर्यजनक था, वह सचमुच बच्चे की तरह सो रही थी। इस बीच महल में मैथियास बहुत घबराया हुआ था और लगभग बेहाल था। उसने अपनी मां से कहा कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जाएगा और कार्लाइल के पुराने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा। महारानी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने शांत भाव से कहा कि उनके पास एक योजना है और सब कुछ बहुत पहले से तैयार है। कुछ दिनों बाद आशा और कार्लाइल की गाड़ियां परवेज पहुंचीं। खिड़की से बाहर देखते हुए कार्लाइल ने गौर किया कि हालात उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थे। आशा ने सड़क की हालत समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्लाइल ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि बात सिर्फ सड़क की नहीं है। उन्होंने बताया कि परवेज की सीमा बहुत पहले पार कर ली गई थी और चारों ओर तबाही मची हुई थी। खेत वीरान पड़े थे, लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे और सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ा था। उन्होंने पूछा कि आशा को अपने पिता से कितना पैसा मिलेगा। आशा ने कहा कि इस समय उन्हें भोजन और दवाइयों की जरूरत है और परवेज को फिर से बसाने के लिए लगभग 5 लाख वरान लगेंगे। कार्लाइल इस रकम पर हंस पड़ा और बोला कि इससे उसे बस कुछ और दुख भरे साल मिलेंगे और फिर वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। आशा ने दुखी होकर सोचा कि उसने असल रकम से कहीं ज्यादा बोल दिया है। वह सोच रही थी कि अगर उसे मूल राशि मिली होती, जो सम्राट आमतौर पर किसी भी हालत में देना नहीं चाहते थे, तो उसे क्या सुनने को मिलता। कार्लाइल ने कहा कि किसी भी हालत में उसे अब सबसे अच्छा इनाम मिला है, और आशा ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन ये व्यंग्य था। कार्लाइल ने उसके व्यंग्य को समझ लिया, लेकिन लड़की ने केवल आह भरी। वे महल पहुंच गए और आशा को लगा कि कार्लाइल सही था। 500,000 वरोना कुछ भी नहीं थे, और अगर कुछ नहीं बदला तो जब वे खत्म हो जाएंगे तो फिर से बहुत से लोग मर जाएंगे।